मियां नवाज शरीफ साहब का जो आइडिया है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहता है। उन्हें बिल्कुल वक्त से पहले पता लग गया कि अब बुरा वक्त आ गया है, लिहाजा निकल लो पाकिस्तान से। तो नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से फरार हो गए हैं। वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहतरीन नारेबाजी के साथ मियाँ साहब का इस्तकबाल किया और उन सबका जो सबसे फेवरेट नारा था, जो ज्यादा मैंने सुना, वो ये था कि मरियम के पापा चोर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपनी व्लॉग के आगाज में बताया कि मियां नवाज शरीफ और उनके खास आदमी जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज़ ईसा ने वही किया जो आज तक तमाम वो लोग करते आए हैं जिन्होंने अवामी मनसब पर बैठकर अवाम पर ही गजब ढाया है। यानी कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने ओहदे से हटने के बाद 24 घंटे भी पाकिस्तान में गुजारना अपनी तौहीन समझते हैं और मियां नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने अपने ओहदे से रिटायर होते साथ ही 24 घंटे के अंदर अंदर ही पाकिस्तान छोड़कर बाहर की फ्लाइट बुक कर दी। ये वो लोग हैं जो हुकूमत करने और ओहदों पर बैठने के लिए तो पाकिस्तान आते हैं, मगर उसके बाद की जिंदगी पाकिस्तान गुजारने के काबिल ही नहीं रहते और बाहर मुंतकिल हो जाते हैं। जिन्होंने इस महात्मा को लाके ये तजुर्बा किया था, जिनके लिए कादी फैज़ ईसा इंसाफ का एक देवता था, जिन्हें ये लगता था कि ये आदमी आएगा तो इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा पाकिस्तान में, उन सारे लोगों को शर्म आनी चाहिए और उन सारे लोगों को जो है वो शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए और अपने ऊपर लानत भेजनी चाहिए कि हमने किस आदमी को सपोर्ट कर दिया था। यानी ये वो कादी फैज़ ईसा है जिसके दौर में फिर अदलिया बेहतर होनी चाहिए थी ना। इतना बड़ा महात्मा लाके आपने बैठा दिया था, इंसाफ का देवता, तो बेहतर होनी चाहिए थी। कोई बेहतरी नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई और जाते जाते भी इंसाफ का गला घूंट कर गए। तो जनाब कादी फैज़ ईसा साहब, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को और जिन लोगों से वो नफरत करते थे, उन्हें कादी साहब ने कहा था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप निकल जाएं और छोड़ दें। तो कादी साहब हम आज भी किचन में खड़े हैं। हमने 2.5 साल इस फस्तायत को बर्दाश्त किया। 9 दफ़ा तो मैं आपके सामने बैठा हूं जो गिरफ्तार हुआ। मुझे अगवा किया गया, रियासती जबर का मैं शिकार हुआ। इस मुल्क के इदारों ने मेरे ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया, मुझे मेरा मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया। मैं आपसे इंसाफ मांगता रहा और आपने मुझे बुलाकर इंसाफ नहीं दिया। तो कादी साहब हम तो किचन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन आप इस किचन की गर्मी 3 साल तो क्या, 3 महीने क्या, 3 दिन क्या, आप 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सके और चंद घंटों के अंदर आप फ्लाइट लेकर निकल लिए। अब तक की इतला के मुताबिक कादी साहब जो है वो पहुँच गए थे इस्तांबुल, अब पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को फॉलो किया उन्होंने, लंदन प्लान का हिस्सा थे दोनों लोग। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब का बुरा वक्त आता है, मियां साहब सबसे पहले टिकट बुक कराते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान से निकलने की करते हैं कि निकलो पाकिस्तान से, इधर कोई पकड़ लेगा, जलील करेगा। और पाकिस्तान में तो हालात वैसे ही मियां साहब के बहुत ख़राब हैं। जैसे ही गेम मियां साहब के हाथ से निकली, मियां साहब पाकिस्तान से फरार हो गए, निकल गए। अच्छा, मियां साहब ने निकल के जाना कहा था, पहले दुबई पहुंचे, वहाँ बादशाहत है, लेकिन वहाँ पे भी मियां साहब का इस्तकबाल हुआ। लेकिन मियां साहब का सही इस्तकबाल हुआ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एयरवन फील्ड अपार्टमेंट जो मियां साहब के हैं उनके बाहर खड़े होकर जो इस्तकबाल किया, वो तारीखी इस्तकबाल है और मियां साहब और उनकी नस्लें उसे याद रखेंगी। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर आप एक जाली इलेक्शन लड़ें, आप अवाम का मैंडेट चोरी करें, आप दोनों सीटें अपनी हार जाएं, लेकिन आप जिद करके बैठ जाएं कि नहीं जी नहीं, मुझे एक सीट दी जाए। फिर एक कैंसर ज़दा खातून जिनको जेल में रखा हुआ है वो आपको 70,000 की लीड से शिकस्त दे और उसके बाद आप रोना शुरू कर दें, नहीं जी नहीं, मुझे ये सीट चाहिए। तो फिर निज़ाम आपका RO आधी रात को तब्दील करके दूसरा RO लगा के आपके हाथ में एक जाली फॉर्म 47 पकड़ा दे कि एलो मियाँ साहब तुम जीत गए हो। और ये सारा कारनामा करके आप बाहर जाएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको छोड़ेंगे। लंदन में आपकी बेटी वज़ीर आला नहीं है। यानी मुझे हैरत हो रही थी कि लंदन में जब एहतजाज हुआ तो ना वहाँ आंसू गैस चली, ना वहाँ डंडे चले, ना वहाँ टॉर्चर हुआ, ना वहाँ फस्तायत थी, ना लंदन में जो है वो दफ़ा 144 का नफाज हुआ, ना वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ना वहाँ पे किसी ने रबड़ की गोलियाँ चलाई, कुछ भी नहीं हुआ। ये वही होगा जहाँ नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान होगा, जहाँ ये जालिम रहेंगे, जहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फस्तायत ज़दा हुकूमतें होंगी, वहीं पर ये सारी हरकतें होंगी और कहीं नहीं होगी। दुनिया को इस बात की समझ आ गई है कि हम जिन लोगों से टैक्स लेते हैं वो हम पे एहसान करते हैं, हमने उनका एहसान मानना है, उनकी खिदमत करनी है। पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है, अवाम से टैक्स लेते हैं, अवाम इन्हें पैसे देती है, ये अवाम के ऊपर ही बादशाह बन के बैठ जाते हैं,
फिर अवाम को डंडे भी मारते हैं, अवाम को सोटियां भी मारते हैं, अवाम को रबड़ की गोलियां भी मारते हैं, उन पे आंसू गैस भी फेंकते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते, उनके ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा लगाते हैं और उनके लिए ज़िंदगी को तंग भी कर देते हैं। फिर इंसाफ नाम की कोई चीज़ भी उनको अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मुअज़्ज़म मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब का जो आइडिया है वो हमेशा से बहुत अच्छा रहता है। उन्हें बिल्कुल वक्त से पहले पता लग गया कि अब बुरा वक्त आ गया है, लिहाजा निकल लो पाकिस्तान से। तो नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से फरार हो गए हैं। नाज़रीन, इसके बाद इमरान रियाज ने जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने चीफ जस्टिस के ओहदे के बाद जो पहले 3 ऑर्डर जारी किए हैं उनको देखते हुए लगता तो ये है कि वो काजी फायज़ ईसा की निस्बत अपनी इमेज को बहाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनको इलेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से शायद वो अपनी एक न्यूट्रल इमेज बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आते ही उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो मैं बहाल कर रहा हूं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जिन्हें अपनी चॉइस के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद काजी फायद ईसा साहब ने अपने साथ शामिल किया था कमेटी में, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो नई कमेटी बनाई वो ऐसे है। नंबर 1 टॉप के ऊपर उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी खुद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रखा गया। नंबर 3 इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रखा गया। तो अब ये 3 सीनियर जजेज़ हैं जो इस कमेटी का हिस्सा है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। लेकिन ऑर्डिनेंस जब आया सदारती तो दोनों जजेज़ ने ये नहीं कहा था कि आप हमें इसका हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। ये मैं टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। वो एक मिसाल है ना कि जब तक कुत्ते को कुएं में से नहीं निकालेंगे तब तक कुएं का पानी साफ़ नहीं होगा। यानी आप कुएं से जितना मर्जी पानी निकालते जाएं, कुआं साफ़ नहीं होगा। कुआं साफ़ होगा जब आप कुत्ते को पानी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि एतराज़ दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये था कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर फैसला किया जाए कि सदारती ऑर्डिनेंस उजलत में और गलत तरीके से पास किया गया, इसमें बदनीयती शामिल थी। जिसके बाद फौरी तौर पे काजी साहब ने अपनी मर्ज़ी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई और उनकी इस मनमानी की वजह से मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया, जबकि मंसूर अली शाह साहब खुद छोड़कर चले गए। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने शामिल कर लिया था। तो एक्चुअली जो फसाद की जड़ है वो सदारती ऑर्डिनेंस है। तो सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। तो यहाँ एक रिलीफ तो दिया है, एक अच्छा जेस्चर तो दिया है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने अभी कुत्ता कुएं से निकाला नहीं है। असल मामला यह है कि सबसे पहले उस सदारती ऑर्डिनेंस और उसकी बदनीयती को देखा जाए, फिर यह देखा जाए कि उस बदनीयती का फ़ायदा उठाते हुए कैसे काजी फायद ईसा ने चंद घंटों के अंदर एक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बना दी और फौरी तौर पे उसके ज़रिए से अपना मनपसंद एक बेंच भी बना दिया। और मनपसंद बेंच बनाने के बाद 63A के ऊपर नज़रसानी भी कर दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में फस्तायत, जुल्म, जबर और हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म हो गया। ये है जी पूरी कहानी। तो कुत्ता बाहर निकालेंगे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तो सिचुएशन कुछ और होगी, और अगर पानी बाहर निकालेंगे तो ये सिर्फ पानी निकाल के लिपापोती है, या किसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि वकला के अंदर उनका एक अच्छा इमेज बने, वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनका अच्छा इमेज है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि क्योंकि इससे पहले वाले चीफ जस्टिस इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ थे और जिन लोगों की जस्टिस याह्या अफरीदी चॉइस हैं, ये लोग कभी भी सौदेबाजी के बगैर कोई काम करते नहीं हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इस हुकूमत ने जस्टिस याह्या अफरीदी को लाकर अपनी जाली हुकूमत को लंबा करने की कोशिश की है। इन्होंने कोशिश की है कि इनकी जो जाली हुकूमत है उस हुकूमत को मज़ीद लंबा किया जाए, जाली मैंडेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में बैठा जाए, और इसके लिए इनको अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस चाहिए था। तो पहले 3 जजेज़ में से जो इनके पसंदीदा साबित हुए वो जस्टिस याह्या अफरीदी हुए। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इनकी नीयत के साथ नहीं खड़े। अभी उन्होंने एक कदम उठाया, अच्छा कदम है कि 2 सीनियर जजेस को उसमें शामिल किया, लेकिन कुत्ता अभी भी कुएं में पड़ा हुआ है और वो सदारती ऑर्डिनेंस जो बदनीयती पे आया उसको अभी फारिग करना बाकी है। दूसरा एक और फैसला किया, ये भी अच्छा फैसला है कि पहले कोर्ट नंबर 1 की समात सिर्फ काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो बराह रास्त दिखाते थे। कोर्ट नंबर 1 बराह रास्त चलता था, सिर्फ काजी साहब एक अदालत दिखाते थे बराह रास्त, बाकी अदालतें नहीं दिखाते थे।
लेकिन अब जो है वो फैसला किया जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कि तमाम अदालतों की जो समातें होंगी वो बराह रास्त होंगी और वो सारी की सारी दिखाई जाएंगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें उन्होंने एक मुअज़्ज़िज़ जज को ये टास्क भी दे दिया है कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। और ये जितने भी हैं यानी जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को ये टास्क दिया गया है कि तमाम अदालतों में जो लाइव समात दिखाने का बंदोबस्त है वो आपके ज़िम्मे है, आप ये करके दें। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट काम है चीफ जस्टिस ने आते ही जो तीसरा काम किया वो ये है कि 28 तारीख को फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याया अफरीदी साहब, और उन्होंने आने के बाद कादी फ़ायद ईसा साहब बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो फुल कोर्ट मीटिंग से अपने आप को बचाएं या फुल कोर्ट इजलास से अपने आप को बचाएं, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब अक़लियत में चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस याया अफरीदी साहब के लिए अदलिया में पैदा हुई तकसीम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने फौरी तौर पे 28 अक्टूबर सोमवार के दिन, पीर वाले दिन, जजेस का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। अब इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर क्या चीज़ें तय होंगी, बहुत मुमकिन है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो ऑर्डिनेंस जारी किया सदर पाकिस्तान ने वो यहाँ पे डिस्कस हो, क्योंकि 2 सीनियर तरीन जजेस इसके बारे में बात कर चुके हैं। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी के इस जेस्चर से ये तो साबित होता है कि वो खुद को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करेंगे, मगर क्या वो अमन व अमान का बोलबाला कर पाएंगे? क्या वो काजी फ़ायज़ ईसा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां करने में सहूलतकारी करेंगे या नहीं करेंगे? अब आइंदा आने वाले दिनों में जस्टिस याया अफरीदी के फैसले ही ये साबित करेंगे कि क्या वो एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस हैं या काजी फ़ायज़ ईसा की तरह एक मुतासिब जज हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज।